अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को, क्योंकि आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ डोंट जज माय लव की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सो उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और हाँ, एक हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना, और हाँ, हेल्प करना, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो कहानी की शुरुआत करते हैं। जिंगसी, जिसके अंदर विंग और वांगजी थे। वांगजी का रुख बेड के कॉर्नर पर था। वांगजी बेड पर लेटा हुआ था, उसकी पीठ ऊपर की तरफ थी। उसकी पीठ पर कई ज़्यादा घाव बन चुके थे। विंग उन पर मरहम पट्टी कर रहा था, वो बस दवाई लगा रहा था। वांगजी ने कहा, औच, धीरे। वांगजी, उसका शरीर धीरे धीरे करके नम हो रहा था। विंग ने कहा, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मैंने कहा था तुमसे करने के लिए सब कुछ। मेहरबानी। वांगजी ने कहा, विंग, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं तुम्हें कैसे बचाता? मैं तुम्हारी पीठ पर यह घाव नहीं देख सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या ज़रूरत थी मेरे लिए घाव खाने की और मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने की? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। वांगजी विंग की आंसुओं को देखते हुए कहा, प्लीज़ मत रो। तुम्हें बिना रुलाने के लिए तो मैंने सब कुछ किया, और तुम फिर से रोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, तुम बहुत गंदे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम एक बैड हस्बैंड हो, तुम गुड हस्बैंड नहीं हो। वांगजी ने कहा, प्लीज़ विंग, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और गुड हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर हम वैन चाओ को देखते हैं, जो कि गोसुलान कबीला पहुँच चुका था। वो जब सामने के डिसिपल को देखता है तो उसे अंदर आने के लिए कहता है। डिसिपल ने कहा, आई एम सॉरी, हम बिना परमिशन के किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते हैं। वैन चाओ को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वैन चाओ हुडी के अंदर था। उसने देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो फिर शायद तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। डिसिपल ने कहा, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, और अगर तुम फिर तंग करोगे ना तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। वैन चाओ ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, पनिशमेंट? और तुम मुझे दोगे? उससे पहले तुम अगर ज़िंदा रहो तब बात करना। ये बोलकर उसने अपनी एक हाथ को बढ़ा दिया और उसकी पूरे रूप की पर आग लगा दिया। दूसरे डिसिपल्स उसे बुझाने के लिए आ गए और वो वैन चाओ सबको मार दिया और फिर अंदर आ गया। एक डिसिपल ने यह देख लिया और दौड़ कर गया सबको खबर करने के लिए। उसने कहा, एक अनजान लोग आया है और सबको मार रहा है। वो खाम में डिसिपल्स को मार रहा है। जब ये लान कोरैन ने सुना, उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो खाम का सबको क्यों मार रहा है? इधर मैडम लान को पता चल गया था कि वांगजी को कोड़े मारे गए हैं। वांगजी की तबीयत ख़राब है और वो एम्पर स्माइल की जार लेकर आया था। वो जस्ट जिंगसी में आई थी और वो वांगजी को देख रहा था। तब वांगजी सो चुका था। विंग ने उसकी फॉरहेड को चेक करते हुए कहा, बुखार है उसे। मैडम लान ने कहा, कितनी घाव बन चुके हैं पीठ पर, देखकर कैसा बुरा लग रहा है। विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। ये घाव सिर्फ विंग की वजह से ही हुआ है। ना विंग उसे एम्पर स्माइल की जार लाने के लिए बोलता और ना ये सब कुछ होता। विंग ने मैडम लान से कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी ही वांगजी को ठीक करवा दूँगा, और आप चिंता मत कीजिए, दोबारा वांगजी को कभी भी कोड़े नहीं मारे जाएंगे। मैडम लान ने कहा, क्या ज़रूरत थी एम्पर स्माइल लाने की? वांगजी, तुम्हारे पीठ पर घाव बन चुके हैं। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। विंग उन्हें देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। विंग ने सारी बात कही। मैडम लान ने कहा, कोई बात नहीं विंग बेटा। तभी अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। विंग ने कहा, बाहर क्या हुआ है? वांगजी बस लेटा हुआ था और उसकी आँखें बंद थी। विंग ने मैडम लान से कहा, आप यहाँ पर बैठे रहिए, मैं देखता हूँ। मैडम लान ने कहा, नहीं मैं भी देखता हूँ। ये बोलकर वो दोनों ही बाहर आ गए। लान कोरैन ने कहा, सारे डिसिपल्स को कहो अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाए। वो अनजान शख्स जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, अंकल क्या हुआ है? लान कोरैन ने कहा, एक अनजान शख्स अंदर आया है और वो सबको मारता फिर रहा है। कई डिसिपल को घायल कर चुका है और कुछ लोगों को मार चुका है। न जाने वो कौन है। विंग ने कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है?
तभी एक डिसिपल जो कि खून से लथपथ था, उन्होंने कहा, राजकुमार हांग वांगजुन, राजकुमार हांग वांगजुन। विंग ने कहा, क्या हुआ है? और डिसिपल ने कहा, वो अजीब सा जो शक आया है अजनबी, उसने कहा कि वो राजकुमार हांग वांगजुन को मारने आए हैं। विंग ने कहा, नहीं, इस वक्त वो बहुत कमज़ोर है और अगर उनके साथ उनके सामना हो गया तो बहुत बुरा होगा। और डिसिपल ने दम तोड़ते हुए कहा, राजकुमार हांग वांगजुन, आपको बचाने की कोशिश में मैंने अपना जान गंवा दिया। प्लीज़ उस अनजान शख्स को आप मत छोड़ना, उसे मार डालना। लान कोरैन ने कहा, क्या वो वांग जी के साथ फाइट करने आया है? आखिर वो है कौन? विंग ने कहा, मैं देखता हूँ। लान कोरैन ने कहा, मैं देखता हूँ। ये बोलकर लान कोरैन चला गया। जब विंग जा रहा था उसने मैडम लान से कहा, प्लीज़ आप वांग जी का ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। मैडम लान ने कहा, मत जाओ विंग बेटा। बट विंग चला गया। मैडम लान वांग जी के पास आ गए और उन्होंने वांग जी की बालों को सहलाते हुए कहा, वांग जी बेटा, अब तुम ठीक हो ना? इधर विंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसने देखा कि सारे डिसिपल्स उसके साथ फाइट कर रहे हैं और कुछ को तो वो मार चुका है। तभी लान कोरैन आगे आता है और उससे फाइट करने के लिए जाता है। चिंग हंगजुन महल में नहीं थे। लान कोरैन जब फाइट करने जाता है वो एक ही चुटकी में लान कोरैन को दूर फेंक देता है, जिससे लान कोरैन को खून की उल्टी होती है और लान कोरैन बेहोश हो जाता है। विंग उसे उठाने की कोशिश करता है। लान कोरैन धीरे से आँख खोलते हुए कहा, विंग भाग जाओ, ये बहुत पावरफुल है, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन होकर इससे फाइट नहीं कर सकते हो। फिर वैन चाओ अपनी नकाब को हटाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुम ही हो हांग वांगजुन की ओमेगा वाइफ वी वोशियान। ये सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़ता है और उसके हेयर हट जाते हैं और उसका फेस रिवील हो जाता है। वैन चाओ पहली बार विंग को देखता है। उसने कहा, वाह, कितनी खूबसूरत ओमेगा। विंग ने कहा, कौन हो तुम और हमारे कबीले पर अटैक क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वैन चाओ ने कहा, ओह स्वीटी, तुम काफ़ी क्यूट हो और काफ़ी खूबसूरत भी। तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि मेरे बेड पर होना चाहिए। विंग ने कहा, गंदे सोच वाले इंसान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस वक्त हांग वांगजुन थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वैन चाओ ने खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा, कौन मारेगा मुझे? वो वांग जी जो कि मुझसे कमज़ोर है। हाँ, मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, मैं वांग जी के साथ फ़ाइट कर सकता हूँ। वांग जी को बुलाओ, मुझे उससे फ़ाइट करना है। आज उसे हरा कर उसके ओमेगा को अपने साथ लेकर जाऊँगा। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। विंग ने कहा, मुझे फ़ाइट करना नहीं आता है, लेकिन ये तलवार मेरी मॉम की है, मैं किसी भी समय इस तलवार को प्रकट कर सकता हूँ। फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हें तलवार कहाँ से मिली? ये तलवार तो दैविक तलवार है। विंग ने कहा, वो सब छोड़ो, मुझसे फ़ाइट करो। जब वांग जी को होश आता है तो मैडम लान उसके पास बैठा हुआ था। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है। मैडम लान ने कहा, शांत रहो वांग जी, शांत रहो। वांग जी ने कहा, मॉम, विंग कहाँ है और बाहर ये शोर कैसा? मैडम लान ना चाहते हुए भी वांग जी को सब कुछ बोल देते हैं। वांग जी ने कहा, क्या विंग उनके सामने चला गया? आपने उसको रोका क्यों नहीं मॉम? उसकी हालत ख़राब है, ऊपर से वो इतना वीक है और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। आपका दिमाग ख़राब है क्या? आपने उसे जाने दिया? मैडम लान ने कहा, मैंने मना किया लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुना। वांग जी खड़ा हो गया, अपने रूप्स को पहनते हुए कहा, विंग। उसने अपने वचन को उठा लिया। मैडम लान ने कहा, रुक जाओ वांग जी, मत जाओ, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। वांग जी अपने वचन को लेकर आगे चला गया। इधर विंग उससे फ़ाइट कर रहा था, बट विंग को फाइटिंग तो आती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी तलवार उसका साथ दे रहा था। लेकिन अचानक से उसके हाथ से तलवार गिर गया। वैन चाओ ने कहा, ओह स्वीटी, तुम्हें फ़ाइट नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए, तुम चिंता मत करो। तुम्हें यहाँ से वांग जी को हराने के बाद लेकर जाऊँगा और पूरा प्यार करूँगा, तुम्हें प्यार से रखूँगा, बिल्कुल आराम से रहोगे मेरे महल में रानी बनकर। विंग ने कहा, घटिया सोच के इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और उसके पैर पर लात मार देता है। वैन चाओ नीचे गिर जाता है। वैन चाओ का फेस टेढ़ा हो गया था। विंग उसके तरफ देखते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वैन चाओ ने हंसते हुए अपने गालों को सहलाते हुए कहा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इधर उसने विंग की एक हाथ के रूप्स को फाड़ते हुए कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को
किस करने के लिए बढ़ता है। विंग ने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो मुझे। विंग उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। वो दीवार से जाकर टकरा जाता है जिससे विंग की पीठ पर चोट आ जाती है। विंग उसे धक्का देता है। विंग वहाँ से भागना चाहता था लेकिन उसने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा तुम कहाँ जाओगे। विंग नीचे गिर जाता है। तुरंत एक नीली सी रोशनी आता है और वेंचाओ के साथ टक्कर खाती है। वेंचाओ दूर जाकर गिर जाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा वीक था। वो अपने दिल को संभालते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को हाथ लगाने की। विंग जल्दी से वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी से कहा लांजान तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम तो घायल हो। वेंचाओ ने कहा घायल? वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो। लान कोरैन ने कहा मैंने बहुत गलत किया, इस वक्त मुझे वांग जी को घायल नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा, अब हमें कौन बचाएगा। इधर वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंचाओ मेरे कबीले में आकर मेरे डिसिपल्स को मारने की, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। वेंचाओ ने कहा ओ वांग जी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ तुम्हारी पावर मेरी बराबरी क्या बन चुका है, लेकिन तुम्हें पता है तुम घायल हो चुके हो और एक घायल ड्रैगन कभी भी फाइट नहीं कर सकता है। वांग जी फाइट करते हुए कहा मैं कर सकता हूँ। फिर वेंचाओ ने कहा ठीक है शांत रहो शांत रहो। वेंचाओ वांग जी को धक्का देता है। वांग जी जाकर गिर जाता है। फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा मुझे ये ओमेगा चाहिए, चलो मुझे विंग को दे दो, मैं तुम्हारी हार समझकर तुम्हें माफ़ कर दूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा और कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा, बट मुझे वो ओमेगा चाहिए। उसने विंग को दिखाते हुए कहा। विंग वांग जी को पकड़ते हुए कहा तुम ठीक तो हो ना लांजान। वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी जान रहते भी मैं कभी भी तुम्हें उसे हाथ लगाने नहीं दूंगा, समझे। वेंचाओ ने कहा मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक उसे बचाते हो। ये बोलकर वो उससे फाइट करने लगता है। वांग जी को बार बार लगातार खून की उल्टी हो रही थी। वो उससे फाइट नहीं कर पा रहा था, ऊपर से वो घायल था। मैडम लान वहाँ पर आ गई। वेंचाओ ने अपनी खून की उल्टी थूकते हुए कहा ओह अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने विंग को देखते हुए कहा तो ये है तुम्हारी शक्ति है ना, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो। उसने विंग की तरफ तलवार को बढ़ाया। विंग ने कहा क्या। उसकी आंखें बड़ा हो गया। उसको बस अपने बच्चे की फ़िक्र थी। उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा मैं दिखाता हूँ कि जो मरते हैं असल में कैसे मरते हैं विंग। ये बोलकर उसने अपनी तलवार को बढ़ा दिया। वो एक जहरीला तलवार था। वांग जी ने कहा नहीं। ये बोलकर वो बीच में आ गया। वांग जी के पेट के अंदर वो तलवार घुस गया। वांग जी नीचे की तरफ झुक गया। उसकी आंखें छोटी हो गई और आधी खुली हुई आधी बंद। वांग जी नीचे गिर गया। विंग ने देखते हुए कहा लांजान तुमने ऐसा क्यों किया। वांग जी की पेट के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। इसे देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। वो बस यही सोच रहा था कि सब कुछ क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। वो वांग जी को संभालते हुए कहा लांजान तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। वेंचाओ हंसते हुए कहा आखिरकार मैंने वांग जी को हरा दिया है। ये बोलकर वो नाचने लगता है। उसने कहा मेरा प्लान सक्सेसफुल था। मुझे पता था अगर मैं विंग को कुछ करूँगा तो वांग जी बीच में ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये फुल टू वेंचाओ का प्लान था कि वह विंग को जानबूझकर हार्ट करने जाएगा और फिर वांग जी बीच में आ जाएगा और फिर वांग जी ही मर जाएगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांग जी ने विंग से कहा चले जाओ यहाँ से। वो अपने पावर साथ लेकर आया है। वो उसका जो तलवार देख रहे हो वो बहुत जहरीला है। कोई इंसान तो क्या कोई देवता भी उसके जहर से नहीं बच सकता। विंग ने कहा लांजान आंखें खोलो। धीरे धीरे करके वांग जी की आंखें नम हो गई और वहीं पड़ी उसने अपनी आंखें बंद कर दिया। विंग बहुत गुस्से में आ गया। वो गुस्से में नाचते हुए वेंचाओ को देख रहा था। उसने वांग जी को लिटाया। मैडम लान ने कहा विंग वापस आ जाओ, बट विंग बहुत गुस्से में था, इतने गुस्से में कि विंग की आंखें जलने लगती है। वेंचाओ विंग की आंखों की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बन रहे हो। विंग उसे देखते हुए कहा शैतान तेरा अंत आ चुका है। वेंचाओ ने कहा अंत अंत तुम करोगे मेरा अंत, तुम करोगे तुम करोगे। विंग तुम एक नॉर्मल ओमेगा हो, एक ह्यूमन हो। मैंने सुना था कि हांगवांग जुन ने एक ह्यूमन के साथ शादी किया है और तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं क्या चीज़ हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, समझे। विंग को उसे देखते हुए कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग
दरअसल विंग के अंदर कुछ जागृत हो रहा था। क्या ये विंग का पावर था? विंग धीरे धीरे करके गोल्डन कलर में चमकने लगा। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुरंत एक गोल्डन कलर की रोशनी आसमान में दिखाई देने लगी। वो एक फिनिक्स था जो कि चीखते हुए आवाज़ निकाल रहा था। तुरंत उसे एक आग जैसा दिखाई दिया जो कि गोल गोल घूम रहा था। एक गोल्डन फिनिक्स और एक फायर फिनिक्स दोनों ही आपस में गोल गोल करके घूम रहे थे। मैडम लान नील डाउन होते हुए कहा, गोल्डन फिनिक्स, फायर फिनिक्स। तभी लान कोरैन ने कहा, कितने बरसों हो गए हैं, मैंने सुना था कि फायर फिनिक्स एंड गोल्डन फिनिक्स विलुप्त हो चुके हैं। ये सच में है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फायर एंड गोल्डन फिनिक्स हम साथ में। तभी गोल्डन एंड फायर फिनिक्स एक हो जाता है और वो गोल्डन फायर फिनिक्स में बदल जाता है। वह जाने का गोल्डन फायर फिनिक्स कैसे आ गए यहाँ पर? उसने विंग को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? विंग ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका कर रखा था। उसने कहा, तेरा अंत, तेरी मौत। वेंचाओ ने कहा, क्या? तुरंत विंग के अंदर वो गोल्डन फायर फिनिक्स घुस गया। विंग एक गोल्डन फायर फिनिक्स में बदल गया। देखते ही देखते ह्यूमन फॉर्म से विंग हवा में उड़ गया और फिर वो पूरी अपनी माउथ से आग फूंकने लगा। वेन चाओ ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वेन रोहान का बेटा। विंग ने आग फूंकते हुए पूरे वेन कबीले को जला दिया और फिर वो आसमान में चिल्लाते हुए उड़ने लगा। वेन चाओ को उसने आग से जलाया। वेन चाओ का पूरा चेहरा जल गया, उसकी कपड़ों पे आग लग गई। वेन चाओ आग के चपेटे में आकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो जल रहा था, उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। उसने अपने पावर से आग को बुझा लिया। विंग नीचे आता है, वो ह्यूमन फॉर्म में आता है। उसने अपनी तलवार को अपने हाथ से बुलाया। तुरंत तलवार गोल्डन फायर की तरह जलते हुए उसके हाथ में आ गए। वेंचाओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी भी इस कबीले के ऊपर अटैक नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर आऊँगा। विंग ने कहा, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था वेंचाओ। तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये बोलकर वो उसके पास आ गया। कब वो उसके पास आया वेंचाओ को पता ही नहीं चला। वेंचाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वेंचाओ डर गया था। वेंचाओ ने उसे देखते हुए उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, इतने सारे डिसेबल्स की मौत की वजह सिर्फ तुम हो और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो इतने सारी डिसेबल्स की मौत नहीं होती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने उसकी तलवार से उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। वेंचाओ देखते ही देखते उसकी बॉडी हवा में गायब हो गई। विंग पूरे वेन कबीले को आग से जला देता है। वो एक गोल्डन फायर फिनिक्स में बदल जाता है और वेन कबीले के ऊपर मंडराने लगता है। वेन रोहान ने कहा, गोल्डन फायर फिनिक्स, ये तो कई सालों से विलुप्त हो चुका था, ये यहाँ पर कैसे आ गया? उसने पूरे वेन कबीले को जला दिया। वेन कबीले के साथ साथ वेन रोहान और बाकी सब लोग भी पूरी तरीके से जल गए थे। लान तियान जब वो अपनी मॉम से मिला तब उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ पर गोल्डन फायर फिनिक्स थे। ये देखकर मैडम वी ने कहा, गोल्डन फायर फिनिक्स, ये तो कई साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, तो फिर ये यहाँ पर क्यों आया है? किस लिए? कहीं वो ज़िंदा तो नहीं हो गया? ये सुनकर उसने कहा, क्या बात है? जियाओ की बात सुनकर मैडम वी ने कहा, जियाओ, तुम्हें पता है गोल्डन फायर फिनिक्स असल में विंग की मॉम थी, लेकिन जब से वो मर चुकी है गोल्डन फायर फिनिक्स गायब हो चुका है। लेकिन फिर कैसे गोल्डन फायर फिनिक्स यहाँ पर आ गया? वो तो विलुप्त हो चुका था ना, तो वो कैसे आ सकता है? जियाओ ने कहा, मॉम, ये सब क्या हो रहा है? वो तो वेन कबीले की तरफ बढ़ चुका है। इधर उसने कहा, हाँ, मुझे तो वही लग रहा है, वेन कबीला, ये तो वेन कबीला है। इधर विंग वेन कबीले को जला दिया, बट वहाँ पर वेन रोहान और कुछ लोग बच चुके थे। वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि सब लोग मर चुके हैं। विंग को लगता है कि सब लोग मर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मरा था। वेन रोहान और बाकी सब लोग वहाँ से भाग गए थे। सीन कट होता है। जियाओ ने कहा,
ये गोल्डन फायर फिनिक्स वेन कबीले पे आग लगा रहा था, वहाँ पर तो वेनचाओ भी है। मैडम विंग ने कहा, तुम उसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारी फ़िक्र नहीं किया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें अलग कर दिया। जियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जियाओ ने कहा, हस वेनचाओ को मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर सीन कट होती है। विंग वांग जी के पास आता है। लान कोरेन विंग को देखकर हैरान था। विंग ह्यूमन फॉर्म में आता है। लान कोरेन ने कहा, तो विंग ही है वो गोल्डन फायर फिनिक्स। मैडम लान ने कहा, क्या विंग गोल्डन फायर फिनिक्स है? मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि विंग एक नॉर्मल ह्यूमन होकर एक ड्रैगन की एग को कैसे कैरी कर सकता है। ऊपर से उसके पास 7 अंडे हैं, इसीलिए विंग उसे कैरी कर पा रहा है, क्योंकि विंग कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि विंग वही वो मशहूर गोल्डन फायर फिनिक्स है। वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी की हेड को उठाते हुए कहा, लानजान आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो? लानजान देखो, वेनचाओ नहीं है, मैंने वेनचाओ को मार डाला है। लान कोरेन ने कहा, इतना आसान नहीं है, वेनचाओ इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? मैंने सुना है कि वेंस के प्राण उनकी बॉडी पर नहीं होती हैं, तो वेनचाओ इतनी आसानी से कैसे मर गया? वो वांग जी को उठाते हुए कहा, लानजान प्लीज़ उठो, प्लीज़ आंखें खोलो। बट वांग जी आंखें नहीं खोल रहा था। सीन कट होती है। विंग खड़ा था। मैडम लान, मिस्टर लान और लान कोरेन। मिस्टर लान ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। जिस वक्त मैं नहीं था उसी वक्त वो वेनचाओ आया था। अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसे कब का मार डालता। लान कोरेन ने कहा, गगा शांत हो जाइए, वो वेनचाओ ऐसे कैसे मर सकता है? मुझे यकीन नहीं होती है, उसकी बॉडी अचानक से गायब हो गई। वो वेनचाओ नहीं मर सकता है। मैंने सुना है कि वेंस अपने प्राण को कहीं और रखते हैं। अगर वो अपने प्राण को कहीं और रखेंगे तो फिर वो कैसे मरेंगे? इधर मिस्टर लान ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुमने कहा कि वेनचाओ मर चुका है। इधर हेलर वांग जी को चेक कर रहा था। वांग जी अभी तक होश में नहीं आया था। विंग बस उसे ही देख रहा था। उसकी पेट पे जो घाव था वो बहुत गहरा था। हेलर वहाँ पर दवा लगाते हुए कहा, ये तो बहुत जहरीला है, इस जहर को काटना बहुत मुश्किल है। खुद गोल्डन फायर फिनिक्स भी इस जहर को नहीं काट सकता है। विंग ने कहा, क्यों नहीं काट सकता? मैं किसी भी जहर को काट सकता हूँ, मैं एक फायर फिनिक्स हूँ। ये सुनकर हेलर ने कहा, नहीं, आप इसलिए नहीं काट सकते हो राजकुमार विंग, क्योंकि ये जहर अलग है। राजकुमार लान को पहले जो जहर दिया गया था वो इसका कुछ अलग वर्जन था, जैसे कि इसका भाई समझिए, और अभी हाल ही में इसको दिया गया है। तो पुराना वाला जो जहर था वो जागृत हो चुका है और ये नया वाला भी, और फिर ये दोनों मिलकर एक नए जहर को जन्म देते हैं। और फिर अचानक से ही उनके शरीर पर ये तेज़ी से फैलने लगता है। लेकिन हाँ, इससे इंसान की एक बार में ही मौत नहीं होती। विंग ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है इस जहर को उतारने की? उस वैद्य ने कहा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है इस जहर को उतारने की, और ना ही मैं जानता हूँ कि कैसे मैं इस जहर को उतार सकता हूँ। विंग ने कहा, लानजान पिछली बार तो तुम बच गए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाया था, उस जहर को उतारने में तुम्हारी हेल्प किया था, लेकिन इस बार मैं क्या करूँ लानजान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंखें खोलो। हेलर ने कहा, मुझे ये बताने के लिए बहुत दुख हो रहा है, उनके पास सिर्फ 20 दिन है। विंग ने कहा, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हेलर ने कहा, आप भी एक वैद्य हो, आपको भी मेडिसिन के बारे में काफ़ी नॉलेज है। आपको तो पता ही होगा कि जब 2 जहर मिलकर एक नए जहर को जन्म देते हैं तब उस जहर को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस जहर के लिए अलग से मेडिसिन बनाने पड़ते हैं, उनमें से काफ़ी साल लग जाते हैं। 20 दिन में हम उस मेडिसिन को नहीं बना सकते हैं। विंग ने कहा, कुछ भी करो, उस मेडिसिन को बनाओ, मेरे लानजान को बचाओ, मुझे मेरे लानजान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैडम लान वहाँ पर बैठ गई। उसे सदमा लगा, जैसे कि उन्हें कुछ हो गया है। मिस्टर लान ने संभालते हुए कहा, प्लीज़ शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विंग बहुत रो रहा था। हेलर उठते हुए कहा, उनके पास सिर्फ 20 दिन है। ये जहर इंसान को एक बार में नहीं मारता, तड़पा कर मारती है। पहले वो वांग जी को थोड़ा सा सुलझा कर रखेगी, उसकी पावर कमज़ोर करेगी, और फिर धीरे धीरे करके उसकी सारी खून को चूस लेगी, और फिर वांग जी धीरे धीरे करके
एक क्लास में बदल जाएगा। विंग ने कहा, बस करो, चुप रहो। तुम्हें सब कहने के लिए किसने कहा है? किसने हक दिया है मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब कुछ कहने के लिए? प्लीज़ ऐसा मत करो। लानजान उठ जाओ। हीलन ग्रीट करते हुए कहा, मैं चलता हूँ। लान को रैन ने कहा, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मिस्टर लान ने मैडम लान से कहा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तब से यहाँ पर बैठे हुए हो। चलो जाकर कुछ खा लेते हैं, प्लीज़ कुछ खा लो। मुझे पता है कि वांग जी की हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता तो है ना होगा ना। तुम्हें हीलर ने कहा है टाइम टू टाइम खाना खाने के लिए, वरना तुम्हारे लेबर में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर से तुम्हारे पेट में दर्द होगा और फिर से तुम बेहोश हो जाओगे और होश में जल्दी नहीं आओगे। तुम्हारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है। मैडम लाल ने कहा, मुझे नहीं खाना है, मेरे बच्चे की इतनी हालत ख़राब है और मैं खाना, मेरी निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। मिस्टर लाल ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर तुम दोनों ही बीमार हो गए तो मैं किसको संभालूंगा। चलो, वो उसे लेकर चले गए। उन्होंने विंग से कहा, विंग बेटा तुम भी कुछ खा लो। पर विंग बस रोए जा रहा था। उसकी आंखों की आंसू बूंद बूंद में वांग जी की फॉरहेड के ऊपर गिर रही थी। वो वांग जी के सिर के पास बैठा हुआ था। धीरे धीरे करके वांग जी अपनी होश में आता है, क्योंकि हीलर ने कहा था कि मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन दिया है जिससे उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। वांग जी की पीठ पर दर्द हो रही थी, उनके पेट पर दर्द हो रहा था, बट वांग जी बहुत मुश्किल से हिल रहा था। विंग उसकी घाव तो भर सकता है अपनी पावर से, लेकिन उसके जहर को नहीं उतार सकता। उसे पता है कि पिछली बार विंग वांग जी के साथ इंटीमेट होने के दौरान उसके जहर को काट दिया था और हमेशा हमेशा के लिए उसके जहर को निष्क्रिय कर दिया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई दूसरा जहर वांग जी की बॉडी के अंदर आकर फिर से उस जहर को जागृत कर देगा। क्या इंटीमेट होने के बाद वांग जी का जहर फिर से काट सकता है? क्या फिर से ये जहर ख़त्म हो जाएगा अगर वो वांग जी के साथ फिर से इंटीमेट हो जाए? लेकिन इस हालत में वो वांग जी के साथ इंटीमेट भी तो नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा, विंग मैं कहाँ हूँ? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो विंग? मेरे पेट। वांग जी को सब कुछ याद आ गया कि वैन चाओ ने उसके ऊपर अटैक किया वगैरह वगैरह सब कुछ। विंग ने कहा, चुप रहो, हिलो मत। विंग अपनी पावर से उसकी घाव भरने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम कैसे कर सकते हो? विंग ने कहा, चुप रहो, मैंने कहा तुम चुप रहो, मतलब तुम चुप रहो। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? तुम मेरे घाव क्यों भर रहे हो? विंग तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारे पास तो ये सब पावर था ही नहीं। विंग तुम्हें पावर कहाँ से मिला? क्या पहले से तुम्हारे पास था? विंग ने कहा, पहले से ही था, लेकिन पहले कभी भी मुझे मेरे पावर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे पावर का एहसास हो चुका है और मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक करके रहोगे? मुझे क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, लानजान तुम घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने का भी नहीं दूंगा। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग मुझे हुआ क्या है वो तो बताओ। विंग फिर से रोने लगता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? तभी वांग जी को याद आता है कि वो जहरीला तलवार। वांग जी ने कहा, जहरीला तलवार? उसने जहरीला तलवार मारा, उसके बाद क्या हुआ विंग? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बेहोश हो गया था ना। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है लानजान, तुम ठीक हो जाओगे। विंग तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हें ठीक कर देगा। वांग जी के घाव धीरे धीरे करके भरने लगता है और कुछ ही घंटों में विंग उसकी घाव को पूरी तरीके से भर देता है, यहाँ तक कि उसकी पीठ के घाव को भी अब वांग जी को दर्द नहीं हो रहे थे। लेकिन वांग जी को एक अजीब सा एहसास और एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग मुझे भूख लगी है। विंग ने कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लेकर आता हूँ। वांग जी ने मना करते हुए कहा, नहीं विंग तुम इस हालत में किचन में मत जाओ, मैं खुद बना लूँगा। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विंग ने बिठाते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लेकर आऊँ प्लीज़। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग उसके लिए हर्बल सूप, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सलाद अपने हाथों से प्रिपेयर करके लेकर आता है। विंग रो रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसके घाव भर चुके हैं तो विंग क्यों रो रहा है। उसने विंग को देखते हुए कहा, मेरे घाव भर चुके हैं विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों रो रही हूँ एक बच्चे की तरह, पागल हो क्या? मत रो। उसने विंग की फेस को पकड़ा और उसकी आंसुओं को पोंछा। विंग अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाने लगता है।
वांग जी ने कहा, अब रोना बंद करोगे? खाना ख़त्म होने के बाद वह वांग जी के फेस को क्लीन करता है। वेंग ने कहा, लानसान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेंग ने अपने माइंड में कहा, जिस तरीके से मैंने उस जहर को तुम्हारे शरीर से निकाला था, उसी तरीके से मैं तुम्हारे जहर को फिर से तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा। उसके लिए तुम्हारे साथ मुझे इंटीमेट होना पड़ेगा। उसने वांग जी से कहा, क्या हम अभी वो कर सकते हैं? वांग जी ने कहा, क्या वो? वेंग उसे देखते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया।